हेलो एवरीवन, मैं हूं साधना शुक्ला और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट की नींव को समझेंगे। याद रखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ऑफर से होती है। अगर ऑफर सही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस भी सही नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए जुडिशरी, एपीओ, एलएलबी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले नीड होती है ऑफर की। ऑफर को फिर एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस फिर बनता है एक एग्रीमेंट और जब एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम इसी फ्लो के पहले 3 स्टेप पढ़ेंगे। सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल या ऑफर को। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑफर आखिर होता क्या है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A ये डिफाइन करता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कार्य करने या ना करने का प्रस्ताव रखता है, उसे ही प्रपोजल या ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपए में बेचना चाहती हूँ, तो ये केवल एक ऑफर दिया गया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि अभी आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ऑफर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप होता है। अब हम वैलिड ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट्स को समझते हैं। हर ऑफर वैलिड नहीं होता। वैलिड ऑफर बनने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली ये कि ऑफर स्पष्ट होना चाहिए। यदि ऑफर ही समझ में नहीं आएगा तो दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कैसे करेगा। दूसरा ये कि ऑफर निश्चित होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि ऑफर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। चौथा ये कि ऑफर का उद्देश्य लीगल रिलेशनशिप बनाना होना चाहिए। दोस्तों के बीच में अगर मजाक में कोई बात हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। पांचवा ये कि ऑफर किसी असंभव कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ऑफर के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल ऑफर के बारे में। जनरल ऑफर वो ऑफर होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए दिए गए हों। जो भी उसकी शर्तों को पूरा करेगा वही उसे स्वीकार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि जो भी उसका खोया हुआ डॉग ढूंढ कर लाएगा उसे वो 20,000 रुपये इनाम में देगा, तो ये एक जनरल ऑफर है जो कि सबके लिए है। जिसने डॉग ढूंढ लिया वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जनरल ऑफर सभी व्यक्तियों के लिए होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर केवल किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं किसी एक ही व्यक्ति से कहूँ कि मैं केवल तुम्हें ही अपनी बाइक 60,000 रुपये में बेचूंगी, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर होगा जो केवल एक ही व्यक्ति के लिए है और वही व्यक्ति इसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई तीसरा नहीं। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में अंतर यही है कि जनरल ऑफर सभी व्यक्तियों के लिए होता है लेकिन स्पेसिफिक ऑफर केवल एक व्यक्ति के लिए होता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जो एक निश्चित समय तक के लिए ही खुला रहता है। अधिकतर गवर्नमेंट टेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार 4 लाख में बेचूंगा। उसी दिन बी ने भी ए को एक लेटर लिखा कि मैं आपकी कार को 4 लाख रुपए में खरीदूंगा। दोनों लेटर बिना एक दूसरे की जानकारी के भेजे गए थे। इसे ही क्रॉस ऑफर कहते हैं। ध्यान रखिए कि क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब है ओरिजिनल ऑफर को बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 5 लाख, आपने कहा 4 लाख। अब आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि नया ऑफर दे दिया, इसे ही काउंटर ऑफर कहेंगे। जैसे ही काउंटर ऑफर दिया जाता है पहला ऑफर समाप्त हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन्विटेशन टू ऑफर। ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकांश विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं। ध्यान रखिए कि इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता, यह केवल लोगों को ऑफर देने के लिए एक आमंत्रण होता है, एक इन्विटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉप में रखा मोबाइल, रेस्टोरेंट का मेन्यू, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट डिस्प्ले या ऑक्शन नोटिस, इनमें से कोई भी ऑफर नहीं है। ये सभी केवल एक इन्विटेशन टू ऑफर हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, वहां आपने एक मोबाइल रखा देखा, उस पर लिखा था कॉस्ट 20,000 रुपये। क्या शॉपकीपर ने आपको ऑफर दिया? नहीं, उसने केवल आपको ऑफर देने के लिए इन्वाइट किया। अब आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे ये मोबाइल खरीदना है, ये आपका ऑफर है।
जब शॉपकीपर कहता है कि ठीक है, तब आपके दिए गए ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है और तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। टेंडर भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। सरकार कहती है कि हमें रोड बनवानी है, जो कंपनी काम करना चाहती है वे अपना ऑफर भेजे। जब गवर्नमेंट किसी के टेंडर को एक्सेप्ट कर लेती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम इन सभी टर्म को फटाफट से समझ लेते हैं। ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत। जनरल ऑफर सभी के लिए, स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, स्टैंडिंग ऑफर निश्चित समय के लिए, क्रॉस ऑफर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता, काउंटर ऑफर पहला ऑफर समाप्त हो जाता है, इनविटेशन टू ऑफर केवल ऑफर देने का निमंत्रण, और टेंडर एक इनविटेशन टू ऑफर। अब एक सवाल, अगर मैंने आपको ऑफर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चला तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन किसी भी ऐसे माध्यम से किया जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंच जाए। अगर सामने वाले व्यक्ति को ऑफर की जानकारी ही नहीं होगी तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा कैसे? इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैं अपनी बाइक को 50,000 रुपए में बेचूंगी। जैसे ही मैसेज आपकी मोबाइल पर पहुंच गया, कम्युनिकेशन हो गया। आज के समय में कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि लेटर, व्हाट्सएप, ईमेल, फोन कॉल, एसएमएस, कुरियर या वर्बल कम्युनिकेशन। ऑफर तभी प्रभावी होगा जब उसकी जानकारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। सेक्शन 4 हमें बताता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। ये टॉपिक जुडिशरी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय पर कंप्लीट होता है। पहले हम समझते हैं प्रपोजल की कम्युनिकेशन। जब प्रपोजल उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिसे ऑफर दिया गया हो, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज लेटर पोस्ट किया, आपको वह 2 दिन बाद मिला, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब लेटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दोनों लोगों के लिए अलग अलग समय पर कंप्लीट होती है। ऑफर देने वाले के लिए यानी प्रपोजर के लिए जब एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति अपना एक्सेप्टेंस भेज देता है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, और एक्सेप्ट करने वाले यानी एक्सेप्टर के लिए जब एक्सेप्टेंस वास्तव में ऑफर देने वाले तक पहुंच जाती है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। सेक्शन 5 हमें बताता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन के बारे में। मान लीजिए कि मैंने आपको ऑफर दिया लेकिन बाद में मेरा मन बदल गया, तो क्या अब मैं अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन कब तक, यही सेक्शन 5 बताता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ऑफर कब तक वापस लिया जा सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर देने वाले के विरुद्ध पूरी ना हो जाए तब तक हम प्रपोजल को वापस ले सकते हैं। जैसे ही सामने वाला एक्सेप्टेंस भेज देता है, ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ऑफर कैंसिल, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। तो एक्सेप्टेंस भी वापस ली जा सकती है, लेकिन कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस ऑफर देने वाले तक नहीं पहुंची हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्पीड पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेजा, फिर तुरंत ही ईमेल करके लिखा कि मैं एक्सेप्टेंस को वापस लेता हूँ। अगर ईमेल पहले पहुंच गई तो एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑफर किन किन कारणों से समाप्त हो जाता है। तो सेक्शन 6 इसके कारण बताती है। पहला है नोटिस देकर। अगर ऑफर देने वाला स्वयं ये कह दे कि मैं ऑफर वापस लेता हूँ। दूसरा, टाइम समाप्त होने पर। यदि समय निर्धारित था और वह निकल गया तो ऑफर खुद समाप्त हो जाएगा। तीसरा, रीजनेबल टाइम बीतने पर। अगर समय तय नहीं था तो उचित समय बीतने पर ऑफर खुद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन पूरी ना होने पर। यदि ऑफर किसी कंडीशन पर आधारित था और कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ऑफर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है डेथ और इंसैनिटी पर। अगर ऑफर देने वाले की मृत्यु हो जाए या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए और दूसरी पार्टी को इसकी जानकारी हो तो ऑफर समाप्त हो जाता है। अब तक हमने ऑफर पढ़ा, लेकिन केवल ऑफर देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तो सेक्शन 2B ये कहता है कि जब ऑफर प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस ऑफर पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो उसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं अपना लैपटॉप 40,000 में बेचूंगी, आपने कहा मैं 40,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब ऑफर एक्सेप्ट हो गया और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर बनता है प्रॉमिस। यही बात हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी। हर हाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती। वैलिड एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी प्रकार होनी चाहिए जैसा ऑफर दिया गया हो। अगर ऑफर बदल दिया तो वह एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि काउंटर ऑफर बन जाता है।
रूल नंबर 2, एक्सेप्टेंस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। रूल नंबर 3, एक्सेप्टेंस उचित समय के भीतर होनी चाहिए। अगर ऑफर 1 सप्ताह के लिए था और आपने 1 महीने बाद एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। रूल नंबर 4, एक्सेप्टेंस उसी तरीके से होनी चाहिए जिस प्रकार ऑफर में कहा गया हो। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। क्या बिना हाँ बोले भी एक्सेप्टेंस हो सकती है? हाँ, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सेक्शन 8 हमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने कंडक्ट से ऑफर स्वीकार कर ले तो वह भी वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट गए, फूड ऑर्डर किया, फूड खा लिया, क्या आपने हाँ कहा? नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसी तरह अगर आप बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। सेक्शन 9 हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस भी 2 प्रकार की होती हैं, पहली एक्सप्रेस और दूसरी इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस होती है जब एक्सेप्टेंस शब्दों द्वारा दी जाए, और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस होती है जब एक्सेप्टेंस व्यवहार या कंडक्ट से समझी जाए। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सी में बैठना, रेस्टोरेंट में खाना, पार्किंग टिकट लेना, एक्सेट्रा। अब तक हमने सीखा ऑफर और एक्सेप्टेंस, लेकिन क्या केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक और चीज जरूरी है जो है कंसिडरेशन। इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हर्ट कहा जाता है। सेक्शन 2D ये कहता है कि जब किसी प्रॉमिस के बदले कोई कार्य किया जाए, ना किया जाए या कोई मूल्य दिया जाए अथवा देने का वचन दिया जाए, उसे ही कंसिडरेशन कहते हैं। जो चीज़ हमें कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मिलती है वही कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बाइक आपको 50,000 रुपये में बेची। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि मुझे 50,000 रुपये मिले, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है कि आपको उसके बदले एक बाइक मिली। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यू का आदान प्रदान हुआ, इसीलिए इसे कंसिडरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कंसिडरेशन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले है पास्ट कंसिडरेशन, जो पहले किया जा चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिना कहे मेरी मदद की, बाद में मैंने आपको 5,000 रुपये देने का वादा किया, यही पास्ट कंसिडरेशन है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, जब उसी समय दोनों पक्ष अपना अपना काम कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसे दिए, मैंने बदले में बाइक दी। नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन, जब काम भविष्य में होना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले महीने बाइक दूंगी और आप अगले महीने पैसे देंगे। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, एजेंसी, गिफ्ट, ये सारे ही इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऐसे केसेस में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। अब हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसे आपको आसान भाषा में समझाने की। भारत में एक रूल है, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है तो। जैसे कि ए ने बी से कहा कि सी को 10,000 देने हैं। यदि बी नहीं देता तो सी कुछ परिस्थितियों में दावा कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, यानी जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है वह कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है तो सी केस नहीं कर सकता। अब हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वो होता है जिसने कंसिडरेशन नहीं दी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कुछ परिस्थितियों में इनका अधिकार हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, ये केस कर ही नहीं सकता। तो आज हमने इस वीडियो में ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन को समझा, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं। क्या हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अगर 17 साल का माइनर कोई महंगी बाइक खरीदे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? अगर किसी व्यक्ति से डराकर या धोखे से कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे LLB जुडिशरी, APO और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।